गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये चैप्टर लंबा है काफ़ी, लेकिन इसमें से कई सारे टॉपिक्स जो हैं ऑमिट हो चुके हैं। ठीक है, उनके ऑमिट होने के बाद सिर्फ सर्टेन टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की हायरार्की के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस था, ठीक है, उसको किस तरीके से अप्लाई किया गया और उसको अप्लाई करके, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग किंगडम्स में बेसिकली डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हम लोग जो किंगडम्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है, किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, या जो डिफरेंट किंगडम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, उनके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमको बेसिकली स्टडी करना है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ठीक है, काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ। कब से, यानी कि साइंटिस्ट, ऐसे जो पुराने साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते गए। ठीक है, तो हर साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मेथड से क्लासिफिकेशन का एक नया सिस्टम जो है उसको बेसिकली डेवलप करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरीके से जो पुराने साइंटिस्ट थे, जैसे जैसे वो स्टडी करते जा रहे थे वैसे वैसे वो नए क्लासिफिकेशंस जो है उनको प्रपोज करते थे। ठीक है, तो पहले के टाइम पे सेल्यूलर लेवल पे स्टडीज पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उतना साइंटिफिक क्या कहना चाहिए, रिफाइनमेंट या उतनी साइंटिफिक प्रोफेस जो है वो लोगों के पास नहीं थी। ठीक है, तो उनके पास जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें ही वो लोग काम करते थे और क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो उस तरीके से देखेंगे अगर हम लोग, तो जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, पहले के टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे, ठीक है, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या उनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया करते थे। तो आप ये मान के चलो कि जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने क्या किया कि पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सबको एक कैटेगरी में रख दिया, जो ज़मीन पर रहने वाले जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया, हवा में उड़ने वाले जितने ऑर्गेनिजम्स थे सबको एक कैटेगरी में रख दिया। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो पानी में तो कमल का फूल भी खिलता है, मछलियाँ भी रहती हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। तो क्या सब लोग स्ट्रक्चर, नेचर और बिहेवियर में एक जैसे नहीं है ना? तो तीनों में डिफरेंस होने के बावजूद भी उनको एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर या एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग कि जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स तो ज़मीन पे भाई अर्थवॉर्म भी रहता है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी हैं। तो क्या सबका नेचर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सिमिलर है? नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग एयर का एग्जाम्पल लें तो हवा में चिड़िया भी उड़ती, चमगादड़ भी उड़ते और कई सारे कीड़े भी उड़ते हैं। उसके अलावा कई सारे प्लांट्स के सीड्स जो है वो भी हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं पॉलिनेशन के टाइम पे। तो क्या इन सभी के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? ठीक है, तो सभी का नेचर जो है एक दूसरे से अलग है, स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया, जो कि सिंपली इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि ऑर्गेनिज्म का नेचर या बिहेवियर कैसा है और वो किस हैबिटेट में रहता है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करने वाले जो है बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे एरिस्टोटल थे, वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते थे। प्लिनी द एल्डर थे, ही वाज आल्सो सपोर्टिंग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर जो कैरोलस लिनियस थे, इनफैक्ट वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उनको हैबिटेट या उनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इजीली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसके बहुत
बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि भाई अगर आप हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी इंक्लूड हो जा रहे हैं, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे सबका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। जेनेटिक लेवल पे सबका जो असेंबली है या जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। उनकी एनाटॉमी डिफरेंट है, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, तो इंटरनली सबके स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन है, बट स्टिल सभी को एक ही कैटेगरी में डाल दिए, ठीक है। उसके अलावा आर्टिफिशियल सिस्टम में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनका कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया, ठीक है। सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो वो जो डिफरेंस है उसको भी कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसको बेसिकली इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जेनेटिक लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे, एनाटॉमिकली या मॉर्फोलॉजिकली, या उनके ईटिंग हैबिट्स या उनके नेचर या बिहेवियर जो भी है, ठीक है, सभी चीज़ों को, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडरेशन में लिया गया। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडरेशन में लेकर के जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको प्रपोज किया गया। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें काफ़ी रिफाइनमेंट आई, ठीक है। सच दैट कि बैट्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो भी उड़ने वाले हैं, ठीक है, सबको उनकी अपनी अपनी सेपरेट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमी, बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजी, बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी एज वेल एज देयर जेनेटिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सभी चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया गया। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसको सपोर्ट करने वाले जो अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्नेस्ट एंड हैकर, ठीक है। अर्नेस्ट एंड हैकर थे। उसके अलावा और साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर, ठीक है। बेंथम एंड हुकर जो थे ये भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अपना एक सिस्टम जो है इन लोगों ने भी प्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। अब भाई और ज़्यादा साइंस में स्टडी में रिफाइनमेंट आने लगी, ठीक है। रिफाइनमेंट आने के बाद में बोले कि भाई हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मीनिंग है? फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की और उसके जो जेनेटिक्स है उसके बीच में जो इंटरैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ऐसा प्रपोज किया गया, ठीक है। हाँ, उसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा था, ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाले अगेन दो साइंटिस्ट थे, एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। एंगलर और प्रेंटल जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते थे। इसके बाद फिर और ज़्यादा रिफाइनमेंट आई, ठीक है। और ज़्यादा रिफाइनमेंट आई तो बोले कि भाई क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको हम लोग को और अच्छा करना है, और अच्छे तरीके से हमको क्लासिफिकेशन करना है। तो कहा गया कि जो टैक्सोनॉमी का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले तो आई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिजिट्स के हेल्प से होता है, ठीक है। डिजिट्स और साइंस के हेल्प से, प्लस, माइनस और जीरो, ठीक है। इन तीनों जो सिंबल्स है या जो नंबर्स है, ठीक है, इनको यूज करके जो है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आई साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया गया? साइटो यानी कि सेल, तो सेल और सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है,
उनके स्टडी के बेसिस पे या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब टैक्सोनॉमी की जाती है तब उसको हम लोग कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी को भी कंसिडर किया गया। फिर कहा गया कि और हम लोग रिफाइनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर एक दूसरा टर्म आता है यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी का क्या मीनिंग है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके सेल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसके बॉडी के सेल्स में किस किस तरीके के बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है, कौन से तरीके के बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है, उन बायोकेमिकल्स का स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, उन सभी चीज़ों को अगर कंसिडर करते हुए टैक्सोनॉमी की जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो भाई ये कहा गया कि फाइनली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में प्लस माइनस कैसे होते हैं? देखो, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कोड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोडेड फॉर्म में हर ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर पर स्टोर होती है, जिसको हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कोडेड होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको कंसिडरेशन में लेते हुए हमको जो है क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करना है। ठीक है, अब ये कहा गया कि चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको तो हम लोग इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं इनको यूज करके क्या किया गया कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज यानी कि किंगडम्स में डिवाइड करने लगे साइंटिस्ट। ठीक है, अब किंगडम्स में डिवाइड करने की बारी जब आई तो हर साइंटिस्ट ने अपना अपना परसेप्शन यूज़ किया, अपने अपने आइडियोलॉजीज को यूज़ किया और वो लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में डिवाइड करने लगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आया टू किंगडम क्लास। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो ही किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनीलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में जो है बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर दिया, फिर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो थे उनको भी इंक्लूड कर दिया और जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यानी कि फंगस जो होता है उसको भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो सेल वॉल प्रेजेंट है उस बेसिस पे इंक्लूड किया, क्योंकि तीनों में बैक्टीरिया में, फंगस में और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उस बेसिस पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि प्लांट्स जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, फंगस जो है वो भी अपने हाइफा के हेल्प से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन सभी को एक कैटेगरी में रख दिया। फिर किंगडम एनिमेलिया आया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में सारे जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोटोजोअन्स थे, एनिमल्स थे, उन सभी के सब को इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि उनमें सेल वॉल की एब्सेंस थी सबसे पहले। ठीक है, दूसरा इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, इस बेसिस पे जो है इन सबको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, फिर और जब रिफाइनमेंट आई उस चीज़ में, ठीक है, और रिफाइनमेंट आई तो बोले कि भाई सिर्फ किंगडम प्लांटी या किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड करना जस्टिफाइड नहीं है। तो फिर कहा गया कि चलो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करते हैं। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हैकल ने प्रपोज किया था। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया एनिमेलिया और प्लांटी के अलावा, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, यूनिसेल्युलर एल्गी था, यूनिसेल्युलर फंजाई था, उन सभी को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद बोले कि नहीं यार, ऐसे कैसे यूनिसेल्युलर फंजाई को हम लोग कैसे डाल सकते हैं, फंजाई का तो बिहेवियर अलग तरीके से होता है। तो बोले कि चलो थ्री किंगडम में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कोपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और सेपरेट किंगडम जो है ऐड किया, दैट वाज किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा उन्होंने ऐड किया और इस तरीके से चार किंगडम्स एग्जिस्ट करने लगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर फंजाई जो किंगडम फंजाई जो था वो अभी भी दूसरे किंगडम्स में घूम रहा था। फिर जब और भी डिफरेंट टाइप्स के फंगस जो है उनकी डिस्कवरी होने लगी, उनका पता चलने लगा, तो फिर उनका जो हैबिटेट था या उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह था,
जब सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया तो कहा गया कि भाई ये ऐसा कैटेगरी है कि भाई जिसको हमको अलग से एक किंगडम प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज इसका जो नेचर, बिहेवियर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो फाइनली एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्रोड्यूस किया गया। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये एग्जिस्टेंस में आया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। ठीक है, R.N. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। R.N. लिखा है, ठीक है, R.N. व्हिटेकर थे। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और ओवरऑल उन्होंने 5 किंगडम्स बताए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, अब 5 किंगडम, हाँ इसमें जो लेकिन RH व्हिटेकर बुक RH मेरे बुक में आ रहा है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसको किसी तीसरी बुक से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर ने प्रपोज किया था, ठीक है, उसमें उन्होंने किस बेसिस पे 5 किंगडम्स प्रोड्यूस किया, किस बेसिस पे 5 किंगडम्स उन्होंने प्रपोज किए। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को उन्होंने फॉलो करते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी। किसकी कॉम्प्लेक्सिटी? सेल के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद सेकेंड था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा कॉम्प्लेक्स है या सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस बेसिस को उन्होंने सेकंड क्राइटेरिया के फॉर्म में लिया। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम लोग कहें कि बॉडी जो है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है यानी कि वो सिंपल है उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया जो उन्होंने यूज किया दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी और सब टाइप्स हैं। ठीक है, पता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स, हाँ, और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ऑर्गेनिजम्स जो है दूसरे डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड्स को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं।
अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेस्ट करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे फिर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 सब टाइप्स हो गए, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, कैसा है, उस बेसिस को भी कंसिडर किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज जो थी दैट वाज इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल। अगली चीज जो कंसिडर की गई दैट वाज इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, ठीक है। अब इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल कहने का मतलब क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कुछ भी वो यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब उनकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसी है, उस बेसिस को भी उन्होंने कंसिडर किया। जैसे कि प्लांट्स में अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो उनको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ फूड के जैसे एक्ट करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फंगस है, ठीक है, फंगस को हम लोग मोस्टली डीकम्पोजर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सर्टनी गलने वाली चीज़ों से न्यूट्रिशन लेना, यानी कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में होता है, ठीक है, तो उनको डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में रखा, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी निकल के आई वो कंज्यूमर्स की है, जो कि मोस्टली किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। हालांकि जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन लेने का मेथड है, वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन मोस्टली किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स जो है वो सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं, ठीक है। तो उनको कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखा। तो प्रोड्यूसर्स हुए, फिर कंज्यूमर्स हुए और डिकम्पोजर्स हुए। तो उनका इकोसिस्टम में नेचर या बिहेवियर कैसा है उस बेसिस पर भी अगला कैटेगरी जो है उसको लिया गया, ठीक है। एंड फाइनली फिफ्थ जो कैटेगरी था या जो फिफ्थ बेसिस था आइडेंटिफाई करने का दैट वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्राइटेरिया वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनिजम्स का आपस में कितना ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी है या कितनी डिसिमिलैरिटी है, मतलब उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में या उनका जेनेटिक सिमिलैरिटी कितनी है, उस बेसिस को भी कंसिडर किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के समय, ठीक है। तो इस तरीके से दिस वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, उसको भी प्रपोज किया गया, ठीक है। लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको हम लोग फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग फिलहाल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसी को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको उसके बारे में डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर किंगडम का अपना अपना कुछ सेट ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स है, ठीक है, और उन्हीं सेट ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स से सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में बात करें, ठीक है, तो मोनेरा में यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, बैक्टीरियल स्पीशीज भी बहुत सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे बेसिकली उनको किंगडम मोनेरा में हम लोग इंक्लूड करें। जैसे कि उनके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है उनके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स या दूसरे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें
तो उनके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए होता है, मतलब जो जेनेटिक डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड का पार्ट है, उस डीएनए को छोड़ करके एक्स्ट्रा डीएनए और रहता है, जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में, ठीक है, या फिर उनके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो इस बेसिस पे जो है किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और आगे भी जो नए ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होती जाती है, नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होती है, तो उनको भी इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग किंगडम में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, और यूग्लिना वगैरह होता है, ठीक है, पैरामीशियम होता है, इन सभी को जो है किंगडम मोनेरा में रखा गया। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके अंदर एक पक्का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इनके अंदर सीलिया या फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। तो इस बेसिस पे इनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद किंगडम फंजाई आते हैं हम लोग। किंगडम फंजाई में फिर थोड़ा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगस। ठीक है, इनमें सेल वॉल होती है, ठीक है, इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसमें सैप्रोफिटिक है। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक। हाँ, पैरासिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें, दाद जानते हो, दाद क्या होता है, रिंग वॉर्म जानते हो, हाँ। टीवी में ऐड देखते हो, बीटेक सोल्यूशन इसका उसका ऐड आता है, तो उसमें बोलता है ना कि एक ऐसे सर्कुलर कुछ एक इन्फेक्शन का पिक्चर दिखाता है और बोलता है ये दाद है। ठीक है, तो वो जो रिंग वॉर्म है वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। तो वो जो रिंग वॉर्म होता है उसमें बेसिकली फंगस जो है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, उसमें कुछ दिन सर्वाइव करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जब मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, उनको यूज़ करके जब हम लोग किल करते हैं तभी कहीं वो जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो पाता है। ठीक है, तो कई सारे फंगस जो हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो फंगस है उसमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है मोस्टली। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग किंगडम प्लांटी में आते हैं तो किंगडम प्लांटी में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक, सारे के सारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले। ठीक है, वेल डेवलप्ड इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली इनकी बॉडी जो है वेल डेवलप्ड होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। फिर फाइनली हम लोग किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं, तो अगेन मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स के अंदर क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसका फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, उसका सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हुई कि ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्यूलर से लेकर के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे सभी के सभी को इन कंसिडरेशन लिया गया, जिसके वजह से किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या किसी भी तरीके की जो डिस्पैरिटी या इरेगुलरिटी जो हम लोग बोलते हैं वो सारी चीज़ों का चांस जो है वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा गया, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई उसके सेल्यूलर लेवल से किया गया। तो एज अ रिजल्ट क्लासिफिकेशन जब हुआ तो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर बिलोंग करते थे, जिस एक्चुअल कैटेगरी को बिलोंग करते थे, उनको उसी कैटेगरी के अंदर प्लेस किया गया। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कोई इरेगुलरिटी वाला जो भी सीन था वो वहाँ से हट गया। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन या रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसको भी कंसिडरेशन में लिया गया, तो वहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन में और ज़्यादा रिफाइनमेंट है।
तो एज अ रिजल्ट अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है वो सबसे कंसाइज, सबसे क्लियर और सबसे क्लैरिटी वाला क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, जिसमें हर तरीके के एस्पेक्ट को ध्यान में दे करके हर ऑर्गेनिज्म को उसकी प्रॉपर और वेल डिजर्व्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग 1 बाय 1 हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कोई डाउट आज जो बताया मैंने? मैम तो एक डाउट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो वो सबसे बेटर था, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या किया गया कि जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा था, ठीक है, उसको और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे जैसे बेटा क्या है कि ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होते जाती है, हर दिन या हर साल हमको कितने सारे नए नए ऑर्गेनिजम्स जो है डिस्कवर होते जाते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की एक अच्छी बात क्या है कि वी आर एवर इवॉल्विंग, हम में हमेशा इवोल्यूशन होते जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस होते जाती है, इम्प्रूव होते जाती है, वैसे हम लोग भी नेचुरली, ठीक है, बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जिसको कि हम लोग साइंस की लैंग्वेज में इवोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर इवोल्यूशन होते जाता है तो इवोल्यूशन से क्या होता है कि हो सकता है हमारे फिजिकल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंज आ रहा हो, एनाटॉमिकली हमारे अंदर चेंज आ रहा हो, या फिजियोलॉजिकली हमारे अंदर चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये जो चेंजेस हैं कई बार ऑर्गेनिजम्स को दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करने पे हमको मजबूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग लें कि कोई ट्री है या कोई प्लांट है, ठीक है, उसका हैबिटेट अगर अचानक से चेंज कर दिया जाए, ठीक है, उसको अगर ज़मीन से उठा के पानी में डाल दिया जाए, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे 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 कई सालों के बाद में अपने आप को पानी में रहने के लिए ही अडेप्ट कर जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर वो पानी में अडेप्ट करेगा तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, एनाटॉमिकल चेंजेस आएंगे, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो अगर इवोल्यूशन की वजह से उस प्लांट के अंदर चेंज आएगा तो हमको उसको प्लांट किंगडम के अंदर ही किसी अलग कैटेगरी में शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है वो एक्चुअल रीज़न है हमारे डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर नए नए कैटेगरीज डेवलप हो रहे हैं, नए ऑर्गेनिजम्स अगर डिस्कवर होते जा रहे हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए हमको नई जो कैटेगरीज हैं उनको भी प्रपोज करना पड़ता है, नए कैटेगरीज को डेवलप करना पड़ता है। तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में 7 किंगडम या 8 किंगडम भी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसका सोल रीज़न इवोल्यूशन। ठीक है, समझ आया? और कोई डाउट?